ऑस्ट्रेलिया का एक शांत खूबसूरत बीच, लेकिन वहां एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है टोया कॉर्डिंगली केस की, एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसकी परतें आज हम खोलने की कोशिश करेंगे। सोचिए जरा, दिन का वक्त है, एक शांत सा बीच। 24 साल की टोया कॉर्डिंगली बस अपने कुत्ते को घुमाने निकली थी। एक आम सा दिन, लेकिन वो फिर कभी घर वापस नहीं आई। इसके बाद एक ग्लोबल मैनहंट शुरू हुआ, एक हाई प्रोफाइल ट्रायल चला। लेकिन इन सब के बावजूद जूरी ये क्यों नहीं तय कर पाई कि आखिर जिम्मेदार कौन है? यही वो सवाल है जो इस पूरे केस के सेंटर में है। चलिए इस गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है उस एक दिन से, जिस दिन एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। तारीख थी 21 अक्टूबर 2018। दोपहर के 3:17 पर टोया ने अपना आखिरी टेक्स्ट मैसेज भेजा था। फिर उसी शाम उसे अपनी एक दोस्त को एयरपोर्ट से लेना था, पर वो वहां नहीं पहुंची। और अगली सुबह उसके पिता को वांगेटी बीच पर जो दिखा, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्हें मिली अपनी बेटी की लाश। जो उन्होंने देखा वो किसी भी पिता के लिए एक बुरे सपने जैसा था। टोया का शरीर रेत के टीलों में आधा दफन था। उसके जिस्म पर किसी तेज धार वाले हथियार के बहुत गहरे जख्म थे। उंगलियों पर चोट के निशान थे। ये निशान बता रहे थे कि उसने अपनी जान बचाने के लिए कितनी जद्दोजहद की होगी। पर कुछ चीजें बहुत अजीब थीं, जैसे कि उसका स्विमसूट एकदम साफ और सूखा था और किसी भी तरह के यौन हमले का कोई सबूत नहीं मिला। इस हमले की क्रूरता का अंदाजा सिर्फ एक नंबर से लगाया जा सकता है, 17 सेंटीमीटर। जी हाँ, उसकी गर्दन पर 17 सेंटीमीटर गहरा घाव था। इतना गहरा कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी इसे असाधारण यानी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरीली डीप कहा। तो अब कहानी का फोकस इस भयानक अपराध से हटकर अपराधी की तलाश पर चला जाता है। एक ऐसी तलाश जो दुनिया भर में होने वाली थी, एक ग्लोबल मैनहंट। जिस दिन टोया का शव मिला, उसके ठीक अगले ही दिन राजविंदर सिंह नाम का एक आदमी, जो पहले नर्स था, अचानक भारत के लिए निकल गया। उसने अपनी नौकरी, अपना परिवार, सब पीछे छोड़ दिया। जाहिर है उसका इस तरह अचानक देश छोड़कर जाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। ये केस इतना बड़ा हो गया था कि क्वींसलैंड की सरकार ने राजविंदर सिंह की जानकारी देने पर 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का रिकॉर्ड इनाम घोषित कर दिया। इससे साफ था कि अधिकारी उसे किसी भी हाल में पकड़ना चाहते थे। और इस इनाम का असर हुआ। सिंह को भारत में ढूंढ निकाला गया और गिरफ्तार कर लिया गया। फिर साल 2030 में उसे मर्डर के चार्जेस का सामना करने के लिए वापस ऑस्ट्रेलिया लाया गया। और बस यहीं से शुरू हुई कोर्टरूम की असली लड़ाई। तो चलिए अब सीधा चलते हैं कोर्टरूम में और देखते हैं कि वहां सबूतों की लड़ाई कैसे लड़ी गई, जहां हर सबूत के दो पहलू थे। प्रोसिक्यूशन का सबसे मजबूत सबूत था डीएनए। टोया के शव के पास एक सेल्फी स्टिक मिली थी, जिस पर उनके मुताबिक आरोपी से जुड़ा डीएनए था। लेकिन डिफेंस ने इस पर तुरंत सवाल उठाया। उनका कहना था कि अरे, वहां पर किसी और अनजान व्यक्ति का डीएनए भी तो था, तो फिर असली कातिल कौन है? इसके बाद बारी आई फोन डेटा की। प्रोसिक्यूशन ने यह दिखाने की कोशिश की कि टोया का फोन और आरोपी की कार दोनों एक ही वक्त पर एक ही इलाके में थे। लेकिन डिफेंस का तर्क था कि ये तो महज एक इत्तेफाक हो सकता है। इससे ये कैसे साबित होता है कि दोनों की मुलाकात हुई या फिर कोई हमला हुआ? फिर डिफेंस ने एक ऐसी कहानी पेश की जिसने सबको चौंका दिया। उनकी पूरी दलील एक लाइन पे टिकी थी। वो एक कायर हो सकता है, लेकिन कातिल नहीं। उन्होंने ये दावा किया कि सिंह ने असल में किसी और को वो जुर्म करते हुए देखा था और वो बस डर के मारे वहां से भाग गया। डिफेंस ने जूरी के मन में शक के बीज बोने की हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने पुलिस की जांच में हुई कमियों को गिनाया, एक ऐसे आदमी की तरफ इशारा किया जिसने टोया से अपने रिश्ते के बारे में पुलिस से झूठ बोला था, और ये भी कहा कि पुलिस ने दूसरे सस्पेक्ट्स पर ठीक से ध्यान ही नहीं दिया। और इन तमाम दलीलों और सबूतों के बाद ट्रायल अपने फैसले की ओर बढ़ा। लेकिन यहां जूरी पूरी तरह से बटी हुई थी। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा था एक हंग जूरी। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जूरी के सदस्य एक फैसले पर नहीं पहुंच पाए। वो ये तय ही नहीं कर पाए कि आरोपी दोषी है या बेगुनाह। और जब भी ऐसा होता है तो केस बिना किसी नतीजे के खत्म हो जाता है, जिसे मिस ट्रायल कहते हैं। तो मार्च 2024 में जूरी को डिस्चार्ज कर दिया गया।
मतलब ये केस आज भी अनसुलझा है। हाँ, उम्मीद है कि इस पर दोबारा ट्रायल होगा, लेकिन तब तक टोया के परिवार और चाहने वालों के लिए इंसाफ का इंतजार बस जारी है। और ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है कि जब सबूत ही दो अलग अलग कहानियां सुना रहे हों तो क्या सच में कभी इंसाफ मिल सकता है।